नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी का बायली क्लासेज में स्वागत है। ये एपिसोड नंबर आपका 3 रहने वाला है। आज हम लोग केमिस्ट्री से पूरे 50 क्वेश्चन का पूरे विश्लेषण के साथ करेंगे, ठीक है ना। और ये आपका बुक है सामान्य अध्ययन यूथ कंपटीशन टाइम्स का बुक है, ठीक है ना। इसमें बीपीएससी द्वारा जितना भी आज तक एग्जाम ली गई है सारा क्वेश्चन इसमें पूरा विश्लेषण के साथ दिया गया है। बीपीएससी 1.0, 2.0, 3.0 है ना, जो कैंसिल हुआ है एग्ज़ाम 3.0 में जो कैंसिल हुआ है एग्ज़ाम, वो वाला भी इसमें क्वेश्चन क्या क्या है इंक्लूड किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 101, जस्ता के एक आयतन भाग का घनत्व तो कितना है आपका 7100 केजी प्रति मीटर क्यूब है। के दो आयतन भाग तांबा का घनत्व तो कितना दिया गया है 8900 केजी प्रति मीटर क्यूब दिया गया है। से मिलाने पर पीतल बनता है, पीतल का घनत्व तो क्या करना है आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 8300 केजी प्रति मीटर क्यूब। देख लेते हैं इसका विश्लेषण। एक आयतन भाग जस्ते का भार है ना, तो कितना हो जाएगा आपका 7100 केजी प्रति मीटर क्यूब गुना एक कितना हो जाएगा आपका 7100 केजी हो जाएगा, ठीक है ना। दो आयतन भाग तांबे का भार अगर निकालते हैं तो इसको 2 से गुना कर देंगे, तांबे के घनत्व को 2 से गुना कर देंगे। तो तांबे का घनत्व कितना दिया गया आपका 8900 केजी प्रति मीटर क्यूब गुना 2, तो कितना हो जाएगा 17800 केजी। दोनों को मिलाने पर कितना क्या हो जाएगा आपका 7100 प्लस 17800, तो कितना हो जाएगा 24900 केजी। और पीतल का घनत्व एगो फार्मूला याद रखिए, घनत्व बराबर होता है आपका द्रव्यमान बटा में आयतन। तो टोटल तो हम लोग द्रव्यमान तो निकाल लिए, कितना है आपका 24900 केजी है ना। द्रव्यमान को हम लोग केजी में मेजर करते हैं, ठीक है ना। तो 24900 आपका द्रव्यमान आ गया और आयतन कितना आ गया आपका 3। देख लीजिए, एक आयतन भाग है आपका किसका जस्ता का और 2 आयतन भाग है आपका किसका तांबा का। तो एक आयतन भाग जस्ता का और 2 आयतन भाग तांबा का, दोनों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 3 आयतन भाग हो जाएगा। तो 3 से हम लोग क्या कर दिए डिवाइड कर दिए, तो कितना आ जाएगा आपका 8300 केजी प्रति मीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। आंसर कितना हो जाएगा 8300 केजी प्रति मीटर क्यूब। अगला देख लेते हैं 102 नंबर क्वेश्चन। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है, किसके द्वारा होता है नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन रासायनिक अभिक्रिया द्वारा होता है। नाभिकीय संलयन रासायनिक अभिक्रिया द्वारा होता है। नाभिकीय संलयन की क्रिया साधारण ताप व दाब पर संभव नहीं है, क्योंकि जब संलित होने वाले नाभिक एक दूसरे के निकट आते हैं तो उनके धनावेश के कारण विद्युत प्रतिकर्षण का बल अत्यंत तीव्र हो जाता है। अतः नाभिकीय संलयन की क्रिया को संभव बनाने के लिए अति उच्च ताप लगभग कितना 10⁷ केल्विन तथा उच्च दाब की आवश्यकता होती है। इतने उच्च ताप पर नाभिकों में अपनी ऊष्मीय गति के कारण ही इतनी अधिक गतिज ऊर्जा आ जाती है कि परस्पर पास आने पर इनके बीच लगने वाले प्रतिकर्षण बल को पार कर सकने में समर्थ हो सके तथा नाभिक एक दूसरे में संलित हो जाते हैं। नाभिकीय संलयन द्वारा हाइड्रोजन बम का क्या होता है हाइड्रोजन बम का निर्माण होता है। अगला देखिए 103 नंबर क्वेश्चन। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, क्या उत्सर्जित करता है आपका अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण। क्या उत्सर्जित करेगा उपयुक्त में से सभी। अल्फा किरण भी उत्सर्जित करता है, बीटा किरण भी उत्सर्जित करता है और गामा किरण भी क्या करता है उत्सर्जित करता है, ठीक है ना। अल्फा बीटा गामा तीनों किरण क्या करेगा उत्सर्जित करेगा। अल्फा पर आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा पे आपका निगेटिव चार्ज होता है, गामा पे कोई चार्ज नहीं होता। रेडियोधर्मी पदार्थ से अल्फा बीटा तथा गामा किरणें का उत्सर्जन होता है। जब किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ से अल्फा बीटा कण उत्सर्जित होते हैं तो उसके परमाणु भार व परमाणु क्रमांक बदल जाते हैं तथा किसी नए तत्व का क्या होता है किसी नए तत्व का जन्म होता है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 104। अल्फा कण में 2 धनात्मक आवेश बोले तो 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इसका द्रव्यमान निम्न में से किस एक के लगभग बराबर होगा। तो ठीक है, तो हीलियम जो परमाणु होगा ना उसके क्या होगा बराबर होगा, क्योंकि जो हीलियम जो परमाणु होता है तो हीलियम परमाणु में 2 प्रोटॉन संख्या होता है। अब प्रोटॉन पर 2 पॉजिटिव चार्ज होगा, है कि नहीं। 2 प्रोटॉन संख्या है तो प्रोटॉन पर क्या होता है आपका पॉजिटिव चार्ज, तो 2 पॉजिटिव चार्ज हीलियम पर हो गया।
और हीलियम के साथ साथ अगर द्रव्यमान की बात करते हैं तो हीलियम का द्रव्यमान कितना होता है? हीलियम का द्रव्यमान कितना होता है आपका? 4 होता है ना। हीलियम का द्रव्यमान क्या होता है आपका? 4 होता है। और प्रोटॉन ये अल्फा कण का द्रव्यमान भी क्या होता है आपका? अल्फा कण का द्रव्यमान भी आपका 4 होता है। ठीक है, तो ये दोनों तो बराबर हो गया। अल्फा कण और हीलियम क्या है? एक दूसरे के लगभग क्या है आपका? बराबर ही है। अगर सिर्फ आपको क्वेश्चन पूछेगा अल्फा कण के दो धनात्मक आवेश किसके बराबर होता है, तो आप बोलेंगे हीलियम परमाणु के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? हीलियम परमाणु के बराबर होता है। ऑप्शन में दिया गया आपका डी दिया गया है। डी दिया गया है तो देख लेते हैं ऑप्शन डी में, दो पॉजिट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर। एक पॉजिट्रॉन पर एक प्लस चार्ज होता है, दो पॉजिट्रॉन है तो आपका क्या हो जाएगा? दो प्लस चार्ज होगा। लेकिन दो पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान, जो पॉजिट्रॉन के द्रव्यमान होता है ना, ये क्या होता है? पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान की बात करते हैं तो पॉजिट्रॉन को धनात्मक इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। लेकिन धनात्मक इलेक्ट्रॉन कहा जाता है तो पॉजिट्रॉन को धनात्मक इलेक्ट्रॉन बोलेंगे तो, लेकिन द्रव्यमान की बात होगा तो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर ना हो जाएगा। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो आपका अल्फा कण के जो द्रव्यमान है 4, उससे तो ये मैच नहीं कर रहा है कि नहीं। इस प्रकार से हम लोग डी ऑप्शन पर नहीं जाएंगे, है ना। अगर इस क्वेश्चन पर आप भी रिसर्च कीजिएगा, ठीक है ना। हमको बस ये क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही लग रहा है। क्या आपका हीलियम के एक परमाणु का द्रव्यमान की क्या हो जाएगा? बराबर होगा। अगर सिर्फ आपको बोलता कि अल्फा कण के दो धनात्मक आवेश किसके बराबर है, तब बोल सकते थे हम दो पॉजिट्रॉन के बराबर है। ठीक है, दो पॉजिट्रॉन के बराबर, द्रव्यमान नहीं लगाएंगे, दो पॉजिट्रॉन के बराबर है, ये तब बोल सकते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है कुछ अलग और यहाँ पर ऑप्शन दे दिया है कुछ अलग, तो ऑप्शन डी के तरफ हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। ठीक है ना। ऑप्शन किसके तरफ बढ़ेंगे हम लोग? ऑप्शन बी के तरफ बढ़ेंगे, है कि नहीं। हीलियम के एक परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। अल्फा कण का जो भी द्रव्यमान होता है हीलियम के एक परमाणु के क्या होता है? द्रव्यमान के बराबर होता है। चलिए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। इस क्वेश्चन पर आप रिसर्च कीजिएगा तो आपको ये भी पता चलेगा कि अल्फा कण का दो धनात्मक आवेश हीलियम परमाणु के बराबर होता है कि नहीं। तो इस प्रकार से इसका विश्लेषण देख लेते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को एक बार आप भी देखिएगा, इसको रिसर्च कीजिएगा। अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है। अल्फा कण एवं हीलियम के परमाणु में समान रूप से दो प्रोटॉन एवं दो न्यूट्रॉन होते हैं, अतः अल्फा कण और हीलियम परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा? आपका समान होगा। क्वेश्चन नंबर 105, जस्ते से बनता है। जस्ते से क्या बनता है? आपका विद्युत बैटरी बनता है, या फिर हम लोग लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्तीकरण करते हैं तो उस पर जिंक का ही क्या चढ़ाया जाता है? उस पर परत चढ़ाया जाता है। देख लेते हैं। जस्ते से विद्युत बैटरी बनती है। जस्ता प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है। इसका निष्कर्षण मुख्यतः इसके सल्फाइड अयस्क जिंक ब्लेड से किया जाता है। यह नीले सफ़ेद रंग का भंगुर पदार्थ होता है। यह ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है। इसका प्रयोग बैटरी निर्माण में, इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं? बैटरी निर्माण में करते हैं। युद्ध क्षेत्र में किया जाता है। ध्रुवपट बनाने में, उसके बाद पीतल तथा कांसा आदि मिश्र धातुएं बनाने में, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए जस्तेदार लोहा आदि बनाने में किया जाता है। 106 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? देख लीजिए। रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होगा उसको फिर से रिटर्न हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर दूध से दही बन गया है ना, तो दही से हम दूध नहीं बना सकते, है कि नहीं। किसी कागज़ को अगर जला देते हैं तो उस जले हुए राख से हम फिर से कागज़ नहीं बना सकते। तो इसमें रिवर्स प्रोसेस क्या है? आपका पॉसिबल नहीं है। तो देख लेते हैं किस किस में पॉसिबल है। खाना पकाना, इसमें भी संभव नहीं है, तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पाचन, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही बनना, ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी का जलना, ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, और पानी का जमना, ये रासायनिक परिवर्तन है, ये भौतिक परिवर्तन है। और पानी को गर्म किया जाना, ये भी आपका भौतिक परिवर्तन है। तो आपका 1 और 2 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन सी की तरफ बढ़िएगा। दिए गए विकल्पों में खाना पकाना एवं भोजन का पाचन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, जबकि पानी का जमना एवं पानी को गर्म किया जाना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जो पदार्थ के अणु की रचना को बदलकर पदार्थ के कुछ विशिष्ट गुणों को बदल देता है। रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप नए अणुओं की रचना होती है। रासायनिक
परिवर्तन के फलस्वरूप क्या होती है, नए अणुओं की रचना होती है। यह अस्थायी परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, अस्थायी परिवर्तन। इसको रिवर्स में हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते हैं। जबकि भौतिक परिवर्तन आपका अस्थायी परिवर्तन है। पानी से हम लोग बर्फ बना सकते हैं, बर्फ से फिर पानी बना लीजिए, है कि नहीं। जबकि भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जो पदार्थ के अणु की रचना को बिना बदले ही पदार्थ के कुछ विशिष्ट गुणों जैसे अवस्था, आकार, विद्युतीय गुण इत्यादि को बदल देती है। यह एक अस्थायी परिवर्तन है। 7 नंबर क्वेश्चन पर बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा एक पायस का उदाहरण नहीं है। पायस का उदाहरण नहीं है, कौन नहीं है पायस का उदाहरण, तो आपका मक्खन है पायस का उदाहरण, चॉकलेट, दूध ये भी है कि नहीं। दही आपका पायस का उदाहरण नहीं है। फैटी फैटी फेंटी हुई मलाई, फेंटी हुई मलाई ये भी आपका किसका उदाहरण है, पायस का उदाहरण। देख लेते हैं। दो या दो से अधिक अमिश्रणीय तरल पदार्थ से बना मिश्रण पायस कहलाता है। ठीक है ना। किसको बोलेंगे, दो या दो से अधिक अमिश्रणीय, जो नहीं मिलेगा, तरल पदार्थों से बना मिश्रण क्या कहलाता है, आपका पायस कहलाता है। दूध, मक्खन, चॉकलेट पायस के उदाहरण है, जबकि दही पायस का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 108। कोलाइड कण के आकार की सीमा होती है। इसकी सीमा कितना होती है, 10⁻⁹ मीटर से 10⁻�6 मीटर तक होती है। तो ऑप्शन में कहीं है नहीं, तो ऑप्शन ई के तरफ बढ़िए। कोलाइड कण के आकार की सीमा 10⁻⁹ मीटर से 10⁻�6 मीटर तक होती है। ठीक है ना। अगर नैनोमीटर में बात करते हैं तो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य होता है। अगर 1 नैनोमीटर को आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻�6 मिलेगा। तो नैनोमीटर के फॉर्म में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं के मध्य होता है। यह कण स्वयं तल में नीचे नहीं बैठते हैं, किंतु अपकेंद्रण द्वारा उन्हें नीचे बैठाया जा सकता है। विलय कणों और विलायक को साधारण निस्यंदन द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है, किंतु अति सूक्ष्म निस्यंदन द्वारा पृथक किया जा सकता है। घी कोलाइड का क्या है, उदाहरण नहीं है। 109 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। निम्न में से कौन सा एक कोलाइड नहीं है, तो आपका दूध है, रक्त भी कोलाइड है, मक्खन भी है, आपका घी कोलाइड नहीं है। अगला 110 नंबर क्वेश्चन। गैसीय अवस्था से आपको तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम लोग संघनन कहते हैं। इस अवस्था को क्या कहते हैं, संघनन। अगर ठोस अवस्था है, ठोस अवस्था से डायरेक्ट किस में आपका चेंज हो जाएगा, गैसीय अवस्था में, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वपातन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वपातन बोलेंगे। ठीक है ना, ऊर्ध्वपातन बोलेंगे। और गैस अवस्था से डायरेक्ट ठोस में अगर आ जाएगा, है कि नहीं, तो उसको निक्षेपण भी कहा जाता है कि नहीं। इस प्रकार से कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बोला है गैस से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। गैसीय से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। संघनन वह प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडलीय जलवाष्प जल या बर्फ के कणों में बदल जाती है। यह वाष्पीकरण के ठीक विपरीत प्रक्रिया है। वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई तत्व या यौगिक गैस अवस्था में परिवर्तित होता है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तित होने को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। एक उत्प्रेरक क्या होता है, एक उत्प्रेरक आपका रासायनिक प्रक्रिया की दर को घटा भी सकता है या फिर बढ़ा भी सकता है, दोनों काम करता है उत्प्रेरक, है ना। कैटलिस्ट कौन काम करेगा, आपको रासायनिक अभिक्रिया को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में रासायनिक प्रतिक्रिया की दर अधिक या कम हो जाती है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रतिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा और क्रियाविधि क्या होती है, बदल जाती है। अगला 2 नंबर चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड जो भी सवाल है सारे को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। निम्न में से कौन से प्रकार के कांच में सेरियम एवं अन्य दुर्लभ मृदा मिलाई जाती है जो बहुत अधिक पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करती है। तो आपका कौन सा कांच हो जाएगा, आपका क्रुक्स कांच हो जाएगा। कौन सा कांच हो जाएगा, आपका क्रुक्स कांच हो जाएगा। चलिए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। क्रुक्स एक विशेष प्रकार का कांच होता है जिसमें सेरियम ऑक्साइड SeO2 होता है। क्रुक्स
कुछ दुर्लभ तत्व जैसे सिलिका भी पाया जाता है। सीरियम ऑक्साइड के कारण क्रूक्स कांच सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को क्या कर लेती है? अवशोषित करती है। 114 नंबर क्वेश्चन, फर्श टाइल बनाने के लिए प्रयुक्त मेलामाइन किसका उदाहरण है? तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का क्या है? ये उदाहरण है। फर्श टाइल बनाने में प्रयुक्त मेलामाइन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। मेलामाइन एक बहुमुखी सामग्री है जो आग का प्रतिरोध कर सकती है। यह नमी प्रतिरोधी होती है। चमकदार संरचना के साथ स्थापित ज़्यादा होते हैं। गर्मी प्रतिरोध भी होती है। ये क्या होती है? गर्मी प्रतिरोध भी होती है। 115 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस गैस का उपयोग तेल के ताज़ा नमूनों के लंबे समय तक भंडारण में किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? आपका हीलियम अथवा नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। तेल के ताज़ा नमूनों के लंबे समय तक भंडारण करने के लिए हीलियम या नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। नाइट्रोजन या हीलियम का इस्तेमाल कम्बलिंग, उस पर लेयर हो गया, कम्बलिंग गैस के रूप में करके हवा और तेल के संपर्क को क्या किया जाता है? रोका जाता है। अगला है 116 नंबर क्वेश्चन, मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है। बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह क्या होगी? बताइए। वैसे ही बनी रहेगी, है कि नहीं? एक बात जान लीजिए कि अगर पानी है और दूसरा क्या है? केरोसिन तेल है, अगर दोनों को मिलाते हैं ना तब क्या हो जाएगा? केरोसिन तेल पानी के ऊपर ही रहेगा। पानी में ये मिश्रित नहीं होगा, अमिश्रणीय पदार्थ है दोनों, ठीक है ना? कोई भी तेल में आप पानी नहीं मिला सकते, ठीक है? तो जैसे कि केरोसिन तेल हो गया, है ना, उसके बाद सरसों का तेल हो गया, है ना, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इसमें आप नहीं मिला सकते हैं पानी, घोले उसमें मिश्रित ही नहीं होगा। पानी और मिट्टी का तेल अमिश्रणीय प्रकृति के पदार्थ हैं। फिर भी बर्फ के टुकड़े ठोस अवस्था में को मिट्टी के तेल में डालने पर बर्फ अपने आकार के 3/4 भाग के बराबर तेल को विस्थापित करता है, जिससे पहले तो तेल की ऊपरी सतह उठती है, परंतु बर्फ के पिघलने और पानी बनने पर पानी ऊपरी सतह को आच्छादित कर लेता है। अमिश्रणीय प्रकृति के कारण तथा तेल की सतह का स्तर गिरकर अपनी प्रारंभिक सतह को प्राप्त कर लेती है। यानी तेल हो जाएगा आपका ऊपर, जब पूरा अगर बर्फ पिघल जाएगा ना तो तेल हो जाएगा आपका ऊपर और जो पानी है हो जाएगा नीचे। 117 नंबर क्वेश्चन, निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल कितना होती है? C/137, ठीक है ना? तो इस प्रकार से ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल क्या होता है? C/137 इंटू जेड अपॉन क्या आ जाएगा? n, जहाँ C क्या है? प्रकाश की चाल है, Z आपका परमाणु क्रमांक है ना, n क्या है? आपका परमाणु की निम्नतम अवस्था में स्थित इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है ना? तो Z बराबर मान लेते हैं 1, n बराबर 1, तो Vn बराबर क्या निकल जाएगा, है ना? तो इसकी चाल क्या निकल जाएगा? C अपन क्या निकल जाएगा? 137, ठीक है ना? तो बस यही सब आसान है। एक इलेक्ट्रॉन बोला है ना। अगला 118 नंबर क्वेश्चन TRE 2.0 में पूछा है Al2O3 2SiO2 और क्या आ जाएगा 2H2O निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है? तो इसका चीनी मिट्टी का रासायनिक सूत्र है। किसका रासायनिक सूत्र है? चीनी मिट्टी का ये रासायनिक सूत्र है। देख लेते हैं Al2O3 2SiO2 2H2O चीनी मिट्टी का रासायनिक सूत्र है। चीनी मिट्टी या केओलिनाइट बोल सकते हैं, चीनी मिट्टी बोल सकते हैं या फिर केओलिनाइट एक प्रकार की सफ़ेद या सुघट्टे मिट्टी है जो प्राकृतिक अवस्था में पाई जाते हैं। इसका रासायनिक संगठन जलयुक्त एल्यूमिनो सिलिकेट Al2O3 2SiO2 2H2O है। याद रखिएगा डायरेक्ट फार्मूला। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के 9वें स्थिर कक्ष का अर्ध व्यास
किसके समानुपाती होता है? किसके समानुपाती होता है? एन स्क्वायर के क्या होता है? समानुपाती होता है। हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक प्रोटॉन से निर्मित होता है। हाइड्रोजन परमाणु का जो नाभिक होता है न्यूक्लियस किससे निर्मित होता है? आपका प्रोटॉन से निर्मित होता है। प्रोटॉन पर आपका पॉजिटिव चार्ज होगा तथा इसमें इलेक्ट्रॉन संलग्न होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है? संलग्न होता है। हाइड्रोजन परमाणु के एनवें स्थिर कक्ष का हाइड्रोजन परमाणु के एन स्क्वायर के क्या होता है? आपका समानुपाती होगा। ठीक है, एन स्क्वायर क्या होगा? समानुपाती होगा। 2.0 में पूछा है। अगला 120 नंबर क्वेश्चन, माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक क्या होता है? इस पर होता है फास्फोरस होता है। कौन क्या होता है? इस पे फास्फोरस होता है। लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। 2.0 में पूछा है, माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक लाल फास्फोरस तथा बारीक पिसा हुआ कांच का पाउडर होता है। ठीक है ना। लाल फास्फोरस एक अत्यधिक प्रतिक्रियाशील और ज्वलनशील पदार्थ है। जब माचिस की तीली को डिब्बी पर रगड़ा जाता है तो उत्पन्न घर्षण और गर्मी के कारण लाल फास्फोरस माचिस की तीली में मौजूद पोटेशियम क्लोरेट के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजरता है, जिसके कारण उनके बीच अग्नि की लौ उत्पन्न हो जाती है और माचिस की तीली जल जाती है। अगला है 121 नंबर क्वेश्चन, कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल है ना, कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाता है। इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण कौन कौन है? चलिए देख लेते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड आपका Al2O3 और क्या हो जाएगा? आपका ZnO हो जाएगा। ठीक है ना। देखते हैं, कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाता है। इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है ना। तो उभयधर्मी ऑक्साइड किसको कहा जाता है बताइए? तो कुछ ऑक्साइड क्या करेगा? आपका एसिड के साथ भी रिएक्शन करेगा। कुछ ऑक्साइड क्या करेगा? आपका क्षार, एसिड और क्षार दोनों के साथ क्या कर लेता है? अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? उभयधर्मी बोलेंगे। तो Al2O3 और ZnO क्या है? आपका उभयधर्मी ऑक्साइड है। उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ZnO क्या हो जाएगा? आपका जिंक ऑक्साइड। ये डायरेक्ट याद रखिएगा, Al2O3 ZnO उभयधर्मी ऑक्साइड। 122 नंबर क्वेश्चन, जब रिएक्टेंट की शुरुआती सांद्रता दोगुनी हो जाती है तो शून्य क्रम रिएक्शन का अर्ध क्या हो जाएगा? आपका अर्ध जीवन काल क्या हो जाएगा? आपका दोगुना हो जाएगा। जब रिएक्टेंट की शुरुआती सांद्रता दोगुनी हो जाती है तो शून्य क्रम रिएक्शन का अर्ध जीवन काल क्या हो जाता है? दोगुना हो जाता है। 127 नंबर क्वेश्चन, सोनासॉल के जमाव के लिए सबसे अच्छा पदार्थ कौन है? सोनासॉल के जमाव के लिए सबसे अच्छा पदार्थ कौन है? आपका मैग्नीशियम क्लोराइड है। MgCl2 सोनासॉल के जमाव में सबसे ज़्यादा प्रभावी है। अत्यधिक वैलेंसी वाले धनात्मक आयन वाले इलेक्ट्रोलाइट इसके जमाव में ज़्यादा प्रभावी होता है। अगला देखते हैं 124 नंबर क्वेश्चन, दूध उदाहरण है एक। दूध किसका उदाहरण है? इमल्सन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? इमल्सन का उदाहरण है, पायस का उदाहरण है। दूध एक पायस इमल्सन का उदाहरण है। दूध में विटामिन सी के अलावा सभी पोषक तत्व क्या होते हैं? उसमें मौजूद होते हैं, है ना। उसको कंप्लीट डाइट के रूप में रखा गया है दूध को। ठीक है ना। छोटा सा बच्चा सिर्फ दूध ही पीता है कि नहीं? एकदम पूरा हष्ट पुष्ट रहता है। 125 नंबर क्वेश्चन, जर्मन सिल्वर में सम्मिलित है। जर्मन सिल्वर में क्या सम्मिलित है? आपका कॉपर है, जिंक है, निकेल है, ये सम्मिलित होता है। जर्मन सिल्वर में तांबा, जस्ता, निकेल की मिश्र धातु है, जिसमें 60% आपका कॉपर होता है, 20% आपका निकेल होता है और 20% क्या होता है? उसमें जस्ता होता है। इसमें चांदी नहीं होती है। जर्मन सिल्वर से बर्तन तथा मूर्तियाँ बनाई जाती है। 126 नंबर क्वेश्चन, तांबे का मिश्र धातु है। तांबे का मिश्र धातु क्या? आपका पीतल है। प्रकृति में तांबा मुक्त अवस्था अथवा संयुक्ता अवस्था दोनों के रूप में पाया जाता है। संयुक्ता अवस्था में वह मुख्यतः सल्फाइड, ऑक्साइड और कार्बोनेट अयस्कों के रूप में पाया जाता है। तांबे की मिश्र धातुएं पीतल, कांसा, गनमेटल इत्यादि है। तो तांबे का जो मिश्र धातु है कौन कौन है? आपका पीतल है, कांसा है, गनमेटल, ये सब तांबे का मिश्र धातु है।
क्वेश्चन नंबर 127, निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? मुख्य घटक पूछ रहा है, तो उसमें क्या होता है आपका चूना पत्थर होता है, जिप्सम भी होता है, सिलिका भी होता है उसमें, ठीक है। तो मुख्य घटक क्या हो जाएगा आपका? चूना पत्थर हो जाएगा। चूना पत्थर सीमेंट का मुख्य घटक है। सीमेंट में इसके अलावा सिलिका उसमें मौजूद होता है, आयरन ऑक्साइड, कैल्शियम सल्फेट भी पाया जाता है। सीमेंट सामान्यतः कैल्शियम ऑक्साइड CaO इसमें कितना प्रतिशत होता है? 60 से 70%। सिलिका होता है SiO2 आपका 20 से 25% होता है। एल्यूमिना कितना होता है आपका? 5 से 10%। Al2O3 5 से 10% होता है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 1 से 2% होता है, ठीक है। और सल्फर डाइऑक्साइड SO3 आपका 0 से 1%। जिप्सम आपका कितना होता है? CaSO4 2H2O, है ना। और 2 से कितना प्रतिशत होगा आपका? 2 से 5% तक आपका जिप्सम उसमें मिलकर बना होता है। जिप्सम मिलाने के कारण सीमेंट में जमने के प्रक्रम को धीमा करता है ताकि यह पूरी तरह से ठोस हो सके, ठीक है ना। जिप्सम किस लिए मिलाया जाता है? क्योंकि जमने के प्रक्रम थोड़ा क्या हो? धीमा हो। ऐसा नहीं कि सीमेंट डाले तुरंत जम गया, ऐसा नहीं होता, उसको जमने में कुछ टाइम लगता है, ठीक है। 128 नंबर क्वेश्चन, क्विक सिल्वर का एक और नाम है। क्विक सिल्वर का एक और नाम क्या है? इसका पारा नाम है। क्विक सिल्वर का एक और नाम क्या है आपका? पारा नाम है। क्विक सिल्वर का एक और नाम पारा है। इसे तरल चांदी भी कहा जाता है। इसका उपयोग तापमापी थर्मामीटर में किया जाता है। यूरेनियम से क्या बनता है? यूरेनियम से आपका बिजली बनता है कि नहीं? ये विस्फोटक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है ना। तो यूरेनियम से क्या बनता है आपका? बिजली बनता है। यूरेनियम से बिजली बनता है। यूरेनियम बम भी बनता है कि नहीं? परमाणु बम। यूरेनियम से बिजली बनता है। यूरेनियम प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। मुख्यतः इसका निष्कर्षण इसके अयस्क पिंच ब्लेड से किया जाता है। यूरेनियम का उपयोग विद्युत उत्पादन, नाभिकीय आयुध शस्त्रों के निर्माण आदि में किया जाता है। यूरेनियम को आशा धातु, मेटल ऑफ होप भी कहा जाता है। 130 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आपका CO2 आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड एकदम होना जरूरी है, प्रकाश होना जरूरी है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा अगर फोटोसिंथेसिस होता है किस कलर में होता है? लाल कलर में होता है ना। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की आवश्यकता होती है, लेकिन यह क्रिया पूर्ण होने पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की भी उत्पत्ति होती है। ऑक्सीजन की उत्पत्ति और किसका? हाइड्रोजन की भी उत्पत्ति होती है। कार्बन डाइऑक्साइड पौधे वायुमंडल से ग्रहण करते हैं और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। निम्न समीकरण द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की अभिव्यक्ति की जा सकती है, ठीक है। तो 6CO2 प्लस 12H2O सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल में आपका मैग्नीशियम धातु होता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या ये प्रोडक्ट में क्या बनाएगा? ये ग्लूकोज बनाएगा। C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2 क्या करेगा? रिलीज करेगा। अगला 131 नंबर क्वेश्चन, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। क्या बढ़ाई जाती है? कार्बन की मात्रा उसमें बढ़ाई जाती है इस्पात बनाने के लिए। इस्पात के साथ उचित मात्रा में कार्बन मिलाकर स्टील की आवश्यक कठोरता, तन्यता या भंगुरता बढ़ाई जाती है। स्टील की उत्पादन ढलवा लोहा और पिटवा लोहा दोनों से की जा सकती है। स्टील का उत्पादन आपको किससे कर सकते हैं? ढलवा लोहा और पिटवा लोहा दोनों से किया जा सकता है। ढलवा लोहा में कार्बन की मात्रा घटाई और पिटवा लोहा में इसकी मात्रा बढ़ाई जाती है। पिटवा लोहा में क्या किया जाता है? इसकी कार्बन की मात्रा को बढ़ा दी जाती है और ढलवा लोहा में कार्बन की मात्रा को क्या कर दी जाती है? घटा दी जाती है। इसमें विशेष गुण लाने के लिए कार्बन, निकेल, मैंगनीज और टंगस्टन आदि मिलाए जाते हैं। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जो स्टील में 15 से 20% क्रोमियम, है ना, 15 से 20% क्रोमियम और 8 से 10% निकेल मिलाकर तैयार किया जाता है। स्टील में क्या क्या मिला रहता है आपका? स्टील में 15 से 20% आपका क्रोमियम और 8 से 10% आपका उसमें निकेल मिलाकर तैयार किया जाता है। 132 नंबर क्वेश्चन, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः क्या होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, CO होती है। वाहनों
मोटर वाहनों से निकलने वाली धुएं में सीसा, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड मौजूद होते हैं। परिणाम स्वरूप आंख एवं नाक में जलन होती है तथा श्वास व फेफड़े संबंधित रोग उत्पन्न हो जाते हैं। शीतल रातों में कोहरे के समय धुआं, धूल, कार्बन और शीशे के कण वायुमंडल की वायु में तैरती रहती है। इस दशा को धूम्र कोहरा भी कहते हैं। ज्ञातव्य है कि 1952 ईस्वी में लंदन में धूम्र कोहरा में दम घुटने से 4000 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड इत्यादि गैसें पृथ्वी के तापमान वृद्धि में उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन पर बढ़िए। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनता है? हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? आपका पानी बनेगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल बनाता है, जिसमें बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। समान द्रव्यमान होने पर अन्य ईंधनों की तुलना में हाइड्रोजन का दहन अधिकतम ऊष्मा उत्पन्न करता है। जलने बोले तो दहन पर हाइड्रोजन जल बनाता है जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता है। भविष्य का ईंधन भी हाइड्रोजन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, पारे का मुख्य अयस्क क्या होता है? पारे का मुख्य अयस्क सीने बार होता है। पारे का मुख्य अयस्क क्या है? आपका सीने बार। बॉक्साइट आपका एल्युमिनियम का अयस्क है। पारे का अयस्क सीने बार होता है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का, पारासाइट आपका लोहे का तथा पायरोलुसाइट मैग्नीज का क्या है? अयस्क है। लोहे का अयस्क होता है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, लिमोनाइट, ये सब क्या है? लोहा का अयस्क है। 135 नंबर क्वेश्चन, ब्यूटी पार्लर में बाल संवारने हेतु निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? सल्फर का उपयोग किया जाता है। ब्यूटी पार्लर में बाल संवारने हेतु निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? सल्फर का उपयोग किया जाता है। ब्यूटी पार्लरों में बाल संवारने हेतु सल्फर का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त चर्म रोग में सल्फर के मलहम का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग रंग उद्योग में तथा जीवाणुओं एवं कीटाणुओं को नष्ट करने में किया जाता है। 136 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। सोडा पानी में प्रमुख गैस होती है, क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 होती है कि नहीं? सोडा पानी में प्रमुख रूप से क्या होती है? आपका CO2। कोल्ड ड्रिंक्स। अगला देखते हैं, सोडा वाटर पानी को कार्बोनेट वाटर भी कहते हैं। सोडा वाटर को क्या कहा जाता है? कार्बोनेट वाटर भी कहते हैं। इसके मिनरल वाटर में सोडियम बाइकार्बोनेट खुला होता है। सोडा वाटर बोतलों में विशेष दाब की स्थितियों में कार्बन डाइऑक्साइड इंजेक्ट करके बनाया जाता है। सोडा वाटर में प्रमुख गैस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। 137 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रासायनिक रूप से सर्वाधिक सक्रिय है? तो सर्वाधिक सक्रिय आपका हो जाएगा, कौन हो जाएगा? फ्लोरीन। क्या हो जाएगा? फ्लोरीन सर्वाधिक सक्रिय है। अगर धातु की बात करते हैं तो सीजियम, आपका सबसे ज़्यादा सक्रिय तत्व है ना। और सबसे ज़्यादा अगर अभिक्रियाशील धातु की बात करते हैं तो कौन होता है? वो आपका पोटेशियम होता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन सा रासायनिक रूप से सर्वाधिक सक्रिय है? तो क्या हो जाएगा? आपका फ्लोरीन हो जाएगा। और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये आपका हेलोजन समूह का क्या है? ये एलिमेंट है। रासायनिक रूप से सर्वाधिक सक्रिय अधातु फ्लोरीन है। यह हेलोजन समूह में आता है। क्या हो जाएगा आपका? विकल्प बी सही हो जाएगा। सर्वाधिक सक्रिय धातु क्या हो जाएगा? आपका सीजियम। सर्वाधिक सक्रिय धातु की बात करते हैं तो कौन होता है? सीजियम। और सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु की बात करते हैं तो कौन होता है? आपका पोटेशियम होता है। क्वेश्चन नंबर 138, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? इस पर आप विचार कीजिए। ठीक है। पहला ऑप्शन है आपका, मिश्रण करना धातु के गुणों को सुधारने में मदद करता है। ये तो बात सही है। मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातुओं का विषमांगी मिश्रण होता है। गलत। ये बात क्या है? आपका गलत है। मिश्र धातु का गलनांक शुद्ध धातु के गलनांक से कम होता है। मिश्र धातु का गलनांक शुद्ध धातु के गलनांक से क्या होता है? कम होता है। ये बात भी क्या है? आपका सही है। उसके बाद मिश्र धातु कुछ परिचित उदाहरणों में पीतल, कांस्य है ना, और स्टील शामिल है। ये सब क्या आपका? मिश्र धातु है। ठीक है। ऑप्शन बी क्या आ जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। दो या दो से अधिक धातु अथवा एक धातु या एक अधातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। अतः बी विकल्प आपका क्या है? आपका गलत है। वहाँ पर विषमांगी बोला था, यहाँ पर समांगी है। ठीक है ना। दो या दो से अधिक धातु अथवा एक धातु या एक अधातु के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं।
परंतु मिश्रण में एक धातु पारा के होने पर मिश्रण अमलगम कहलाता है। अगला देखते हैं 139 नंबर क्वेश्चन। साबुन ग्रीस को हटाता है। साबुन ग्रीस को क्या करता है? हटाता है। किस कार्य कैसे हटा देता है? पाइसीकरण द्वारा क्या करता है? हटा देता है। साबुन ग्रीस का पाइसीकरण द्वारा हटाता है। पाइसीकरण सामान्यतः समूह युक्त लंबी श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं। 140 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो वनस्पति तेल का प्रयोग किया जाता है। साबुन बनाने की क्रिया में वनस्पति तेल, वसा एवं कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटाश के जलीय विलयन को गर्म करके रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा साबुन का निर्माण होता है। साबुन उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवण है। साबुन क्या है आपका? उच्च वसा अम्लों के क्या है? ये सोडियम लवण है। 141 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। जल में द्रव्यमान के अनुसार ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना होता है? तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात आपका क्या आ जाएगा? 8 अनुपात क्या आ जाएगा? 1। ठीक है ना, 8 अनुपात क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। देख लेते हैं। जल के द्रव्यमान के अनुसार ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात 8:1 है। जल की बात करते थे H2O, 2 हाइड्रोजन परमाणु और एक क्या है आपका? ऑक्सीजन परमाणु है। तो हाइड्रोजन परमाणु में मोल की संख्या 2 मोल, हाइड्रोजन के 2 मोल बराबर कितना? 2 ग्राम। ऑक्सीजन के 1 मोल बराबर कितना हो जाएगा आपका? 16 ग्राम, है ना। तो 16:2 का अनुपात कितना हो जाएगा आपका? 8:1 हो जाएगा। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात कितना हो जाएगा? 8:1 होगा। 142 नंबर क्वेश्चन। दांत को साफ करने के लिए उपयोग में जो पाउडर या पेस्ट लेते हैं उसमें कौन सा स्वभाव होना चाहिए? कौन सा स्वभाव होना चाहिए? क्षारीय स्वभाव का होना चाहिए। अगर अम्लीय स्वभाव का होगा तो दांत पूरा झड़ जाएगा, है कि नहीं? क्षारीय स्वभाव का होना चाहिए। अगला देखते हैं। दांतों को साफ करने वाला पाउडर या पेस्ट क्षारीय स्वभाव का होता है और इनको कैल्शियम ऑक्साइड से तैयार किया जाता है। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं जो कि हमारे मुंह में उपस्थित दांतों की क्षति पहुंचाने वाले अम्लीय पदार्थों से क्रिया करके उनको उदासीन कर देता है। 143 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किसे श्वेत धातु भी कहते हैं? किसे श्वेत धातु आप कहते हैं? तो प्लेटिनम को क्या कहा जाता है? श्वेत धातु कहते हैं। निम्न में से किसे श्वेत धातु भी कहते हैं? प्लेटिनम को कहा जाता है। प्लेटिनम एक श्वेत धातु है। प्लेटिनम को सफ़ेद सोना, व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। इसे एडम उत्प्रेरक भी कहते हैं। यह न तो वायु द्वारा ऑक्सीकृत होता है और न ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में क्या करता है? ये घुलता है। 144 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार करें। उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में पाए जाते हैं। उत्कृष्ट धातुएं क्या होती है? आपकी प्रकृति में शुद्ध रूप से क्या की जाती है? ये पाई जाती है। तो ऑप्शन एक कथन एक क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है। ये ऑप्शन क्या है आपका? ये कथन आपका गलत है। तो केवल क्या हो जाएगा? एक सही हो जाएगा। वे धातुएं जिनका आर्द्र वायु के संपर्क में रहने के बावजूद क्षरण और ऑक्सीकरण बहुत कम होता है, उत्कृष्ट धातुएं कहलाती है। जैसे में चांदी हो गया, सोना हो गया, प्लेटिनम हो गया, मरकरी हो गया, ये सब क्या है आपका? उत्कृष्ट धातु है। वे धातुएं मुक्त अथवा संयुक्त अवस्था में दोनों रूपों में पाई जाती है। यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण नहीं। 145 नंबर क्वेश्चन। आलू के चिप्स वाले प्लास्टिक बैग में एक एंटीऑक्सीडेंट भरा होता है जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? वो नाइट्रोजन गैस भरा रहता है। ठीक है। आलू के चिप्स वाले प्लास्टिक बैग में एक एंटीऑक्सीडेंट भरा होता है जिसे नाइट्रोजन कहा जाता है। नाइट्रोजन गैस भरने से चिप्स कुरकुरे बने रहते हैं तथा चिप्स टूटते नहीं है ना। चिप्स जो कुरकुरे बना रहता है और टूटेगा नहीं, और क्या करेगा? खराब होने से भी क्या करता है? नाइट्रोजन गैस बचाता है। क्वेश्चन नंबर 146। कार्बन मोनोऑक्साइड CO से प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? क्योंकि CO कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ क्या करता है? हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन करता है। हीमोग्लोबिन ब्लड के साथ क्या करता है? ये मिल जाता है। देखते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड CO से प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक है क्योंकि CO रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन ज्वलनशील गैस है।
ज्वलनशील गैस है जो हवा से थोड़ी कम घनी होती है। श्वास रोध या घुटन तब होता है जब रक्त शरीर में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है, ठीक है ना। हमारे शरीर में पर्याप्त ऑक्सीजन पहुंचेगा ही नहीं, ठीक है ना। जब ये क्या करेगा, ये ब्लड में मिल जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस फेफड़ों के माध्यम से रक्त प्रवाह को क्या कर देता है, ये अवरोधित कर देता है। 147 नंबर क्वेश्चन, अमलगम किसकी मिश्र धातु है। अमलगम किसकी मिश्र धातु है, पारा की क्या ये मिश्र धातु है। पारे के साथ किसी अन्य धातु को मिलाने पर प्राप्त मिश्रित धातु को अमलगम कहते हैं। केवल लोहे को छोड़कर प्रायः सभी धातुएं पारे के साथ मिलकर मिश्र धातु क्या करती है, मिश्र धातु बनाती है। उदाहरण में देख लेते हैं, पारा और चांदी का मिश्रण जिसे अमलगम कहते हैं, इसका उपयोग दंत चिकित्सकों द्वारा किया जाता है। 148 नंबर क्वेश्चन, अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है, आपका चीनी चारकोल है। शुद्धतम रूप क्या है आपका, चीनी चारकोल है। अक्रिस्टलीय, इसका विश्लेषण देख लेते हैं। अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप चीनी चारकोल है। इसे चीनी से तैयार किया जाता है। इसका उपयोग कृत्रिम हीरा, आर्टिफिशियल डायमंड बनाने तथा विरंजक के रूप में किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि लकड़ी चारकोल को लकड़ी से बनाया जाता है। इसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है, जबकि अस्थि चारकोल द्वारा चीनी के निर्माण में चीनी को रंगहीन किया जाता है। जबकि अस्थि चारकोल की बात करते हैं ना, अस्थि चारकोल द्वारा चीनी के निर्माण में अस्थि चारकोल का प्रयोग किया जाता है और चीनी के निर्माण में चीनी को रंगहीन किया जाता है। दीपक की कालिख का उपयोग काले जूते की पॉलिश बनाने तथा टायरों का निर्माण में किया जाता है। 149 नंबर क्वेश्चन पर बढ़िए। निम्न में से कौन सा पीतल के घटक है। पीतल के घटक कौन कौन है आपका, जस्ता है और तांबा है, ठीक है ना। तो इसका जस्ता और क्या आपका तांबा। तो पीतल किससे बनता है, कॉपर। इसमें कितना प्रतिशत रहता है आपका, 70% आपका कॉपर रहता है और जस्ता कितना रहता है आपका, 20% जस्ता रहता है। पीतल तांबा और जस्ता का क्या है, मिश्रण होता है। तांबा प्रकृति में मुक्त और संयुक्त अवस्था दोनों रूपों में पाया जाता है, जबकि जस्ता प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। यह संयुक्त अवस्था में विभिन्न अयस्कों के रूप में पाया जाता है। पीतल का उपयोग मूर्तियां, बर्तन तथा अन्य वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। 150 नंबर क्वेश्चन, पीतल मिश्र धातु है। पीतल मिश्र धातु किसका है, तांबा और जस्ता। तांबा कितना रहता है, 70% और जस्ता रहता है आपका कितना प्रतिशत, 30%, ठीक है ना। तो आज का एपिसोड हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और रिवीजन करते रहिए, ठीक है ना। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए आप, वहाँ पर जितना भी PDF होता है वहीं पर भेजा जाता है, ठीक है।